हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा में। दोस्तों, जो ग्लोबल पत्रिका है उसका नाम 1 जनवरी 2025 से अब ग्लोबल परीक्षा कर दिया गया है। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के लिए हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम 2017 वाला प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। इसमें जितने भी हिंदी के प्रश्न आए थे तो उन सभी पर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी तथ्य बनेगा उन तथ्यों से जितने प्रश्न बनने की उम्मीद है उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो परीक्षा है दोस्तों 4 जनवरी और 5 जनवरी को होगी। तो ये जो वीडियो है ये अंतिम वीडियो होगी हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के लिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्र प्रवीण शब्द का समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। देखिए, शास्त्र प्रवीण, अगर इस शब्द का अर्थ देखें दोस्तों तो इसका विग्रह इस तरह से करेंगे हम, शास्त्र में प्रवीण, यानी प्रवीण का अर्थ होता है दोस्तों कुशल, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे स्किल्ड, यानी किसी काम में कुशल होना या स्किल्ड होना। तो ये क्या है, शास्त्र में प्रवीण। और आप जानते हैं मैं या पर, मैं या पर जो आता है दोस्तों ये आता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी मैं और पर क्या है, अधिकरण कारक का है और जो कारक आता है ये तत्पुरुष समास में आता है। तो पहले का हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कवियित्री, कवियित्री, कवियत्र या कवियित्री। देखिए, जो कवि शब्द है दोस्तों इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, ये अनेकों बार प्रश्न पूछा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होता है कवियित्री, यानी जो डी ऑप्शन में हमारा दे रखा है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अनेकों बार हर परीक्षा में ये देखा जाता है कवियित्री का शुद्ध रूप। तो कवियित्री, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और त्र पे बड़ी ई की मात्रा, ये वाला शुद्ध रूप होता है इसका। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास, उत प्लस च्वास या उ प्लस छवास या उच्च प्लस वास। देखिए, यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे हम तो ये बना है उत प्लस श्वास से, उत प्लस श्वास से ये बना है। उत का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और श्वास का मतलब होता है सांस। तो जो ऊपर की ओर सांस लेते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास। तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा ए ऑप्शन में जो दे रखा है उत प्लस श्वास। नियम के अनुसार देखें तो ये व्यंजन संधि है और इसमें दोस्तों जो ता है, ता के बाद अगर शा आता है तो जो ता है इसका तो बन जाएगा चा और जो शा है इसका बन जाएगा छा। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा उत प्लस श्वास का उच्छ्वास हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है तीसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, सूरज, छेद, कोयल या छत्र। देखिए, तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। और तद देखिए, सूरज तद्भव है, छेद तद्भव है, कोयल भी तद्भव है, जो छत्र है दोस्तों ये है तत्सम। अच्छा, तो छत्र का तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा दोस्तों छाता या छत। सही है, छाता या छत इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक, तो देखिए छाता का एक और तत्सम होता है छत्रक, छत्रक। तो छत्रक का भी छाता बनता है और छत्र का भी छाता बनता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखिए सूरज जो तद्भव है अगर इसका तत्सम देखें तो बन जाएगा सूर्य, और छेद का तत्सम बनेगा दोस्तों छिद्र। और जो कोयल है ये तद्भव है और इसका तत्सम अनेकों बार पूछा गया है, इसका तत्सम बनेगा दोस्तों कोकिल। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वें नंबर का है, कौन सा शब्द तद्भव है, आसरा, अट्टालिका, कृपया या चक्र। देखिए, जो आसरा है यह है दोस्तों हमारा तद्भव, यानी 5वें का ए सही हो जाएगा। तो फिर आसरा का तत्सम क्या होगा, तो आसरा का तत्सम होगा दोस्तों आसरे। और जो अट्टालिका है यह है तत्सम और इसका तद्भव होगा दोस्तों अटारी। कृपया का तद्भव होगा कृपया, इस तरह से पा इसमें पूरा हो जाएगा। और जो चक्र है इसका तद्भव अगर देखें तो यह हो जाएगा चक्का या चाक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है। देखिए, ए ऑप्शन में है ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बी में है दांत खट्टे करना, सी में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और डी में है दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ पर मुहावरा है दोस्तों दांत खट्टे करना, यानी बी सही हो जाएगा। दांत खट्टे करना जिसका अर्थ होता है पराजित करना।
पराजित करना। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, तो ये क्या है, एक मुहावरा है। अच्छा ये क्या है फिर, तो ये देखिए ये है दोस्तों कहावत या लोकोक्ति, जो तीनों ऑप्शन में है ए सी डी में, इसको कहते हैं कहावत या लोकोक्ति। तो फिर कहावत और लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानेंगे दोस्तों। देखिए मुहावरा होता है जब जो इसका शब्द होता है उसको थोड़ा सा अर्थ अलग करके विशेष अर्थ में कोई बात कह देना। जैसे मैंने उसको पराजित कर दिया ना कह करके मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए। इन कहावत और लोकोक्ति, देखिए लोकोक्ति का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये बनेगा दोस्तों लोक। लोक किसे कहते हैं, साधारण जन को कहेंगे, साधारण जन द्वारा कही उक्ति। अब देखिए प्रत्येक जन द्वारा कही गई उक्ति को तो लोकोक्ति नहीं होती और ना ही कहावत होती है। तो इस कहावत और लोकोक्ति को ये चीज देखेंगे जो पुराना अनुभव रहा हो, तो अनुभव को किसी विशेष अर्थ में प्रकट करना क्या कहलाता है, कहावत या लोकोक्ति कहलाता है। यानी उस अनुभव को विशेष अर्थ में प्रकट करना, या एक तरह से कहेंगे कि उसको चमत्कारिक शब्दों में कहना। जैसे ना नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। जैसे मान लो आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और आपके घर वालों ने आपसे किसी काम को कह दिया, आपने क्या है उस काम को ना करने का बहाना बनाया और कोई नई मांग आपने घर वालों के सामने रख दी। तो वो मांग ऐसी है कि आपके घर वाले पूरा नहीं कर सकते, तो पास में क्या है दादी जी बैठी हैं, तो वो कहेंगे अरे तू रहने दे, ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक, तो इस तरह से क्या है दादी जी क्या है अपना अनुभव बता रही हैं कि ये क्या है काम को ना करने का बहाना बता रहा है। देखिए सी में क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक हमारे मित्र हैं सद्दाम जी, उन्होंने क्या है आईफोन मोबाइल ले लिया। अब उनसे आईफोन मोबाइल चल नहीं रहा, तो वो क्या कहते हैं अरे यार इससे तो एंड्रॉयड ही ठीक था। तो दूर के ढोल सुहावने, तो ये क्या है वास्तविकता से कोई चीज दूर होना, वास्तविकता से दूर होना, यानी दूर के ढोल सुहावने लगना। ठीक, तो मुहावरे और लोकोक्ति में यह सामान्य सा अर्थ है। छठे का हमारा भी यहाँ पर सही हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। अब, चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें। तो देखिए अब चला जाए, पहले वाच्य पर बात कर लेते हैं दोस्तों। वाच्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। देखिए वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। अच्छा भाववाच्य को दोस्तों पढ़ने के लिए देखिए क्रियावाच्य भी कह लेते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न ठीक करना है। भाववाच्य को क्रियावाच्य कह सकते हैं। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता देखने को इसमें मिलेगी हमें। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलेगी, कर्म की प्रधानता। और क्रियावाच्य में दोस्तों क्रिया की प्रधानता देखने को मिलेगी, क्रिया की प्रधानता। तो यहाँ पर पूछ रहा है भाववाच्य कौन सा है, तो हमें क्रिया की प्रधानता इसमें देखनी है। देखिए अब चला जाए, तो यहाँ पर क्या है चलने की प्रधानता देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा 7 का ए ही ठीक हो जाएगा। देखिए अब चला जाए, अब खाया जाए, मुझसे हंसा भी नहीं जाता, इसमें क्या है सारों में क्रिया की प्रधानता है। और जहाँ क्रिया की प्रधानता आपको दिखे वो क्या हो जाता, भाववाच्य हो जाता। और जहाँ कर्म की प्रधानता आपको देखने को मिला वहां पर कर्मवाच्य, और जहां पर कर्ता की प्रधानता देखने को मिला वहां पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य के रेखांकित अंश में विशेषण यहाँ पर पूछा है। ए में है अनिश्चित संख्यावाचक, बी में है निश्चित संख्यावाचक, सी में है गुणवाचक और डी में है परिणामवाचक। तो देखिए कुछ लोग, कुछ क्या है अनिश्चित है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी 8 का ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान, संबंध। अच्छा देखिए मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसको ऐसा कह सकते हैं मेरे द्वारा दूध को पिया जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो दूध क्या हो जाएगा, दूध को यानी कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो ये दूध में क्या है कर्म कारक है, नो का भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सारे कारक चिन्ह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। ठीक, देखिए कारक को विभक्ति भी कहते हैं और प्रसर्ग भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न में आपको कारक न देकर विभक्ति भी दे सकता है या प्रसर्ग भी दे सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप।
अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक, इतिहासोत्तर या प्राचीन। तो देखिए इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, इतिहास आप जानते हैं इतिहास को हम पढ़ने के लिए तीन भागों में बांट कर देखते हैं। एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक। देखिए प्राचीन इतिहास को भी दोस्तों तीन भाग में हम बांट कर देखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक को देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, और एक दूसरा वाले को देखते हैं आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और तीसरा भाग इसका बनाते हैं ऐतिहासिक। जो ऐतिहासिक शब्द है दोस्तों, इसको मैं पिछले टेस्ट में दो तीन बार करा चुका हूं। एक तो अनेक शब्दों में एक शब्द, यानी इतिहास से संबंधित उसे क्या क्या कहेंगे, तो ऐतिहासिक कहेंगे। और इतिहास प्लस इक, तो इक जो प्रत्यय है इसके जुड़ने का नियम भी मैं आपको पिछले टेस्ट में बता चुका हूँ। प्रागैतिहासिक काल में उस कालखंड की बात करते हैं जहां पर देखिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, पूरा पूरा जो इतिहास है दोस्तों वहां पुरातात्विक साधनों पर टिका होता है। तो ऐसा इतिहास जो देखिए ज्ञात इतिहास से पहले का हो, तो ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में देखिए इतिहास के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन अभी तक वह पढ़े नहीं गए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। और ऐतिहासिक में जो होता है दोस्तों लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। तो इसमें होता है ऐतिहासिक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, यानी ज्ञात इतिहास से पहले का, उसे कहेंगे हम प्रागैतिहासिक। तो 10 का बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। तो यहाँ पर यौवन पूछा है दोस्तों, जो रेखांकित है विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। तो जो यौवन है यह है दोस्तों संज्ञा, यानी 11 का बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह वापस लौट आए, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, वह गाने का अभ्यास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता। देखिए वापस कहीं पर भी हो ई की मात्रा वाला, इसे देखते ही काट देंगे दोस्तों। वापस नहीं होता, वापस होता है, ठीक। वापस, तो वापस कोई शब्द नहीं होता है, वापस शब्द होता है, ठीक। तो वापस को देखते ही काट देंगे, जो ए में है ये हमारा अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुग्रह शब्द का विलोम संग्रह, विग्रह, प्रतिग्रह या विग्रहित। तो अनुग्रह का जो विलोम है वह हो जाएगा दोस्तों विग्रह, यानी 13 का बी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है। इसका पर्यायवाची पूछा है पुत्री का, सुता, बेटी, आत्मज या दुहिता। तो देखिए जो आत्मज है दोस्तों ये नहीं है, ये है पुत्र का पर्याय आत्मज, ये हो जाएगा दोस्तों पुत्र यानी बेटे का। बच्चा अगर इसे पुत्री का अगर हमें बनाना है तो ये होगा आत्मजा, यानी जा पर मात्रा लग जाएगी, तब ये क्या है पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा आत्मजा से। और आत्मज है तो वह क्या है पुत्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। दुष्ट, गधा, तिनका, खरा। यानी यहाँ पर देखिए खर है, इसके अनेकार्थी शब्द पूछे हैं, खर के अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द पूछे हैं खर के। तो दुष्ट क्या है, खर का अर्थ है, गधा भी खर को कहते हैं और तिनका भी कहते हैं, ठीक। जो खरा है ये नहीं कहते, यानी डी हमारा। और खर का एक अर्थ होता है दोस्तों राक्षस, यानी खर को राक्षस भी कहते हैं। तो खर के देखिए इसे राक्षस भी कहते हैं, दुष्ट भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, और इसका अर्थ इनके से भी लिया जाता है। तो यहाँ पर खर के अनेकार्थी शब्द पूछे हैं लेकिन खरा इसका कुछ नहीं होता, सही है। तो 16 है दोस्तों, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है वा, इका, शिका या ईका। देखिए जो सर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो दर्शिका शब्द में हमें प्रत्यय बताना है, आ है, इका है, शिका है या ईका है। तो दर्शिका शब्द में दोस्तों इका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा, प्रा, टा या प्रति या प्रतिश। तो जो प्रतिष्ठा शब्द है इसमें उपसर्ग है दोस्तों प्रति, यानी 17 का सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। धज्जियां उड़ाना, पगड़ी उछालना, नाक रगड़ना या नाको चने चबाना।
तो दुर्गति करना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर धज्जियां उड़ाना, यानी 18 का ए हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, पगड़ी उछालना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बेइज्जत करना। ठीक, पगड़ी उछालना या बेइज्जत करना, बेइज्जत करना या इज्जत उतारना। ठीक, इज्जत उतारना। और नाक रगड़ना, मिन्नत करना, इसका हो जाएगा मिन्नत करना, मिन्नत करना। नाक को चने चबाना, परेशान करना, परेशान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? ये देखिए कौन सी जो है हमारे टाइपिस्ट ने 2 बार टाइप कर दिया, इसको एक ही बार लगाएंगे कौन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, दौड़ना, उठना। देखिए आप जानते हैं दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछ लेता। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं 2 होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। इस चीज को भी याद रखेंगे। यानी देखिए जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर अकर्मक, और जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां पर सकर्मक। तो जो सकर्मक है दोस्तों, यह क्या है? हंसना है, लिखना है, दौड़ना है या उठना है। तो हमें यहाँ पर देखना है, कर्म की प्रधानता देखनी है। तो जो बी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर लिखना, ये क्या है? सकर्मक है। ठीक, हंसना, दौड़ना, उठना, ये क्या है? अकर्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि शब्द का बहुवचन होगा कवि, कवियों, कवियां या कवियों। तो देखिए कवि शब्द का बहुवचन कवि ही होएगा। ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में रखते हैं देख लेते हैं। एक तो देखिए कवि, इसका बहुवचन कवि ही होगा। एक बाल, बाल का भी बहुवचन दोस्तों बाल ही होगा। ठीक, पिराड़ शब्द है, पिराड़ का भी बहुवचन पिराड़ ही होगा। आंसू है और दर्शन है, इन शब्दों को याद रखेंगे। इनका बहुवचन यही होता है, कवि, बाल, पिराड़, आंसू या दर्शन। देखिए आप जानते हैं इस परीक्षा में दोस्तों गद्यांश से 5 प्रश्न आएंगे। तो ये गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न 21 से 25 का उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से चौबीसों घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई है। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों को काम की तलाश में गांवों से शहर की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारणों की हमें खोज करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। देखिए परीक्षा में भी आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें, फिर उस अब देखिए प्रश्न हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद में चिंता व्यक्त की गई है। तो हमने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा, अब हम समझ जाएंगे ऑप्शन देखकर। औद्योगिकरण पर चिंता व्यक्त की गई है, बढ़ते वाहनों पर, शहरीकरण पर या प्रकृति प्रदूषण पर। तो इस पूरे गद्यांश से हमें क्या पता चलता है? इसमें देखिए प्रकृति प्रदूषण की चर्चा की गई है, यानी 21 का हमारा डी सही हो जाएगा, प्रकृति प्रदूषण। ठीक, गद्यांश हमने पढ़ लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है उद्योग, वाहन, वृक्षारोपण या आवासीय सुविधाएं। तो देखिए जो वृक्षारोपण है ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक, हमने अभी गद्यांश में इसको देख लिया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है आवरण, पर्या, परि। आप जानते हैं जो उपसर्ग है दोस्तों वो शब्द से पहले लगता है। तो जो पर्यावरण है ये बनता है परि प्लस आवरण से, यानी परि प्लस आवरण। तो इस शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है परि, यानी 23 का हमारा सी सही हो जाएगा। गद्यांश हमने पढ़ ही लिया है। प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है ग्राम, पर्वत, नगर या जंगल। तो 24 का सी हमारा सही हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रभावित है दोस्तों वो नगर है। गांव से भी अब लोग कहाँ हैं? शहर की ओर भागना शुरू हो गए हैं। और देखिए नगरों में भी क्या है? फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ आदि लगती हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखा जाता है प्रदूषण का तो कहाँ पर है? नगरों पर। अंतिम लास्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर का, अधिक वृक्ष लगाने से बढ़ेगी सुंदरता, शीतलता, वातावरण शुद्धि या हरियाली।
तो देखिए अधिक वृक्ष लगाने से जो हमें गद्यांश से सार मिलता है वह है वातावरण शुद्धि, यानी 25 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2017 में जितने भी प्रश्न आए थे हिंदी के, यानी 25 प्रश्न, उन सभी पर चर्चा की है। उन प्रश्नों से संबंधित जो भी तथ्य थे उन पर भी चर्चा की, ताकि इनसे जो भी इनसे संबंधित कोई अलग प्रश्न बनता है तो वो भी आप ठीक से कर पाएं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के लिए जो हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज चली थी दोस्तों, ये उसकी अंतिम टेस्ट है, यानी इसमें जो हमारा टेस्ट है ये अंतिम है। इसके बाद देखिए जो हम हिंदी लेकर आएंगे वो चैप्टर वाइज हिंदी शुरू करेंगे। तो कोई आपका साथी है जो हिंदी की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, उसको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक, यहाँ क्या है दोस्तों, हम टेस्ट के माध्यम से हिंदी की रिवीजन कराते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए ईश्वर से प्रार्थना है जो 4 और 5 जनवरी को आपकी परीक्षा है दोस्तों वो अच्छे से हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।